इस वीडियो में हम उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई इसके बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा वाणी का 8th चैप्टर है। इसके अलावा जो अन्य उत्तराखंड की बुक हैं उसमें से भी इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे चाय का इतिहास और अन्य टॉपिक जो है इसमें कवर किए गए हैं। ये कंप्लीट उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई की एक कंप्लीट वीडियो है, इसको आप लास्ट तक देख सकते हैं। बात करते हैं मृदा वर्गीकरण। मृदा वर्गीकरण जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में इसको बांटा था। ICAR ने, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, उसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा था। बात करें 8 मिट्टी भाग कौन कौन से हैं: जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीठ व दलदली, लवणीय व क्षारीय। तो ये 8 भागों में ICAR ने जो है मिट्टी को, भारतीय मिट्टी को बांटा था। अगर उत्तराखंड की मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय एवं वनीय मृदा जो है उत्तराखंड की मृदा को में जो पाई जाती है उत्तराखंड में, वो पर्वतीय एवं वनीय मृदा है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र क्षेत्र में आता है। चूना फास्फोरस की कमी होती है इसमें और जीवांश की अधिकता होती है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वो भी यही है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बनता है। राज्य की मृदा की बात करें तो राज्य में तराई मृदा, क्योंकि तराई भावर क्षेत्र आता है शिवालिक के बाद, तो वहाँ पे महीन कणों के निक्षेप से अधिक परिपक्व होती है ये मिट्टी। और गन्ना व धान जो है, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार की पट्टी जो है तराई क्षेत्र में, इसमें गन्ना व धान अच्छा होता है। भावर जो है कंकड़ पत्थर, मोटे बालू पड़े हुए होते हैं भावर मिट्टी में, इसमें कृषि के लिए अनुपयुक्त है, इसमें कृषि नहीं हो पाती सही से। चारागाही मृदा जो है, जो जलधारा व नदियों के निकट पाई जाती है, जिसमें अत्यधिक चूनेदार दोमट, 5 भाग उसके होते हैं: कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और मटियार दोमट और बलुई दोमट। तो ये चरागाही मृदा है जो जलधारा व नदियों के निकट पाई जाती है, जहाँ पे चरागाह ज़्यादा होता है, कृषि कम होती है। महीन कणों के निक्षेप से तराई मिट्टी हो गई, तो ये मिट्टी राज्य की मिट्टी थी। अब आगे देखते हैं टर्सरी मृदा जो है, टर्सरी मृदा और ज्वालामुखी मृदा नैनीताल के भीमताल क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। दोमट मिट्टी जो है वो शिवालिक पहाड़ियों के निचली ढाल पर पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है वो पहाड़ी की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लाल मिट्टी उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है, या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि नैनीताल के भीमताल क्षेत्र के आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भूरी लाल मिट्टी जो है नैनीताल, मसूरी, चक्रोता में, और वनीय मृदा जो है वो वनों में पाई जाती है। उत्तराखंड में अगर कृषि की बात करें तो उत्तराखंड में 69% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, और उसमें से 70% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। कुल ग्रामीण जनसंख्या 69% है और उसका 70% जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है। बाकी अन्य जो है मजदूरी, अन्य कार्यों में संलिप्त हैं। पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार की बात करें तो जो उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त हुआ था, नवा भूमि बंदोबस्त 1863 से 73, इंपॉर्टेंट है ये भी, GE बिकेट की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसे बिकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक पद्धति से जो है भूमि को 5 भागों में बांटा था, पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है: तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजराइन भूमि और कंटीली। तलाऊ जो होता है यह सबसे उपयुक्त भूमि होती है, यहाँ पे सर्वोत्तम सिंचाई की व्यवस्था होती है। ये उपराऊ अव्वल से 3 गुना अच्छी होती है। अब अगली देखते हैं उपराऊ अव्वल जो है, यहाँ पे सिंचाई की कमी होती है इन दोनों में, उपराऊ अव्वल में और उपराऊ दोयम में। लेकिन उपराऊ अव्वल जो है उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती है। उपराऊ दोयम जो है यहाँ पे भी सिंचाई की कमी होती है। इजराइन भूमि जो है वो वनों के बीच में, पथरीली भूमि जो होती है वनों के बीच में, वो इजराइन भूमि होती है। घरिया भूमि जो है वो गांव के नज़दीक की जो भूमि होती है, गांव से लगी हुई भूमि घरिया भूमि कहलाती है। मतलब इस तरीके से याद रखना, घर के आसपास की भूमि। बुढ़िया भूमि जो है वो जंगलों के नज़दीक जो भूमि होती है उसे बुढ़िया भूमि कहते हैं। अब देखते हैं भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त जो है ब्रिटिश काल से पूर्व जो भूमि बंदोबस्त हुए थे वो मनु स्मृति पर आधारित थे। उसके बाद गोरखा काल में 1791-92 में सुब्बा जोगमल था, उसने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया।
1812 में काजी बहादुर भंडारी जो नेपाल से आया था उसने कुमाऊं में भू प्रबंधन किया। तो ये गोरखा काल के जो स्टेप थे भूमि बंदोबस्त से। अब देखते हैं ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश कालीन में जो है 11 भूमि बंदोबस्त हुए हैं और 12वां भूमि बंदोबस्त जो है स्वतंत्रता के बाद 1960 से 64 के समय हुआ है। तो 11 भूमि बंदोबस्त देखते हैं। कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त जो है वो गार्डनर ने कराया 1815-16 में, और ट्रेल ने 1816 में कराया था गढ़वाल में। इसको एक साला बंदोबस्त कहा जाता था क्योंकि ये एक साल के लिए था। 85.195 रुपये जो है इसमें भू राजस्व दर रखी गई थी। उसके बाद ट्रेल ने जो है 6 बंदोबस्त और कराए। 17, 18, 20, 23, 28, 33 तक उसने 6 बंदोबस्त और कराए। इसको देख लेते हैं। इसमें 1823 वाला इम्पोर्टेंट है, पंचसाला बंदोबस्त। ये 5 साल के लिए हुआ, लेकिन इसे 80 साला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय संबत में अगर सन की बात करें तो संबत 1880 चल रहा था। गांव गांव जाकर जो है भूमि की नाप सीमा निर्धारण की गई। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो है गांव गांव जाकर भूमि की नाप सीमा निर्धारण की गई। उसके बाद 8वां भूमि बंदोबस्त जो है वो कुमाऊं में बैटन ने कराया और गढ़वाल में भी बैटन ने कराया। बैटन ने गढ़वाल में 1840 में और कुमाऊं में 1844 में। इसमें कुछ डेट में थोड़ा चेंजेस हो सकता है क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। इसको 20 साला बंदोबस्त कहा गया। इसमें हर गांव को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार मिला। तो ये 8वां भूमि बंदोबस्त था बैटन के समय। 9वां भूमि बंदोबस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको अच्छे से पढ़ना है। बिकेट ने ईजी बिकेट की अध्यक्षता में हुआ। उस टाइम रैमजे जो था कुमाऊं में था। बिकेट ने 1863 से 73 तक गढ़वाल में एक बिकेट बंदोबस्त कराया जिसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा वैज्ञानिक आधार पर। अभी पीछे बताया भी हमने। खसरा खतौनी उपलब्ध कराई गई, जमीनों की खसरा खतौनी उपलब्ध कराई गई किसानों को जिसकी भी जमीन थी। ये 9वां भूमि बंदोबस्त हो गया। कब पूछा, ये भी पूछा था कब हुआ, 1863 में, और कौन सा था, 9वां भूमि बंदोबस्त। 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में गूंजने और पौने गढ़वाल में। 11वां भूमि बंदोबस्त पूरे उत्तराखंड में इब्सन ने 1928 में कराया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद एकमात्र बंदोबस्त हुआ है 1964 में। स्वतंत्र भारत का पहला बंदोबस्त था ये। इसमें 3 से 1/8 एकड़ को भूमि राजस्व से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद सरकारिया जो जोतें थी वो मतलब 9.26 लाख से घटकर 8.91 लाख रह गई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सरकारिया जोतों की संख्या कितनी है, मतलब जो वर्तमान में किसान जमीनों को जोत रहे हैं 8.91 लाख। टिहरी भूमि बंदोबस्त की बात करें तो टिहरी भूमि में 5 बंदोबस्त हुए हैं। पहला सुदर्शन साहा ने कराया 1823 में, भवानी साहा ने 1861, प्रताप साहा ने 1873, कीर्ति साहा ने 1903 और नरेंद्र साहा ने 1924 में कराया है। डेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मैंने पहले बता दिया क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। भवानी साहा ने जो है अठूर भूमि में कर राजस्व से मुक्ति, और प्रताप साहा ने ज्वेला पैमाइश कराई, नरेंद्र साहा ने डोली पैमाइश कराई। ये इनकी विशेषता थी टिहरी भूमि बंदोबस्त की। तो ये हमारे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त थे। अब देखते हैं खेती के प्रकार। समोच्च खेती, इसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं क्योंकि पहाड़ी पर जो खेती इस जिस प्रकार हम मैदान में कर लेते हैं वो खेती उस प्रकार पहाड़ों पर नहीं होती है। उसके लिए अलग अनेक विधि बनाई गई हैं, जैसे समोच्च खेती है, इसे हम कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें पहाड़ी ढालों के विपरीत खेती की जाती है। इस विधि से की जाती है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहे और जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे भूचरण कम हो। तो यहाँ पे पहाड़ी ढालों पर विपरीत खेती की जाती है। दूसरा अगर बात करें सीढ़ीदार खेती, इसमें भूमि अगर अधिक ढालू हो तो उसमें आड़ी जुताई करके खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती होती है। तीसरा स्थानांतरित खेती, इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक स्थान का चुनाव किया जाता है और वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं उनको साफ करके वहाँ पे खेती कर शुरू कर दी जाती है। जब वहाँ पे उसकी उर्वरता मिट्टी की ख़त्म कर हो जाती है तो वहाँ से उसको छोड़कर अन्य जगह झाड़ियों को साफ करके वहाँ खेती की जाती है। तो इसे स्थानांतरित खेती इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उर्वरता मिट्टी की ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरी जगह के लिए, इसलिए झूमिंग खेती भी इसे कहते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में जो है बहुत प्रचलित है। स्थानांतरित खेती उत्तराखंड में भी की जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो मैदानी क्षेत्र 13.93% है जिस पर 12.5% पर कृषि की जाती है। गेहूं जो है सर्वाधिक उत्तराखंड की प्रमुख फसल है, 33% क्षेत्र पर गेहूं किया जाता है। चावल 21.6% पर उगाया जाता है।
गेहूं और चावल में उगाने में देहरादून का प्रथम स्थान है और उधम सिंह नगर का दूसरा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करते हैं चाय की। चाय के लिए जो है उष्ण आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। बरसात 200 से 250 सेंटीमीटर तक। स्थान जो है शिवालिक पहाड़ी और पर्वतीय ढालों पर इसको चाय को उगाया जाता है। पर्वतीय ढालों पर क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इसे ज़रूरत तो अधिक वर्षा की होती है, लेकिन इसका पौधा जो है ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकता। पानी जो है इसमें एकदम आने के बाद निकल जाना चाहिए, इसलिए इसे पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय पहाड़ी ढालों पर ही होती है। श्रेष्ठ चाय जो है वो ऑर्गेनिक चाय है। उत्तराखंड की श्रेष्ठ चाय जो है ऑर्गेनिक चाय। और गठन जो है चाय को जो है कंट्रोल करने के लिए, मतलब चाय का बेचना संरक्षण जिस प्रकार भी करना, चाय विकास बोर्ड करता है। चाय फैक्ट्री जो है, चाय फैक्ट्री देख लेते हैं। घोड़ा काल नैनीताल में और कौसानी बागेश्वर में खोली गई। चाय विकास बोर्ड द्वारा 2012 से 15 तक 3 फैक्ट्री खोली गई। चाय बागान फैक्ट्री चंपावत में, चाय बागान और हरिनगर, ये दोनों जो हैं चाय बागान नोटी और हरिनगर, ये दोनों नोटी और हरिनगरी जो है गरुड़ बागेश्वर में है ये दोनों। अगर चाय के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड में 1824 में बिशप हेवर ने चाय की खेती का विचार दिया था। 1834 में चाय कमेटी का गठन हुआ। 1835 में चाय की पहली खेप भीमताल व लक्ष्मेश्वर में लगाई गई। यहाँ से फैक्ट इम्पोर्टेंट है। टिहरी में जो है 1835 में चाय की खेती की गई। अगर चाय बागान की शुरू की बात करें तो लक्ष्मेश्वर में जो है फॉकनर ने, देहरादून में जेमिसन ने और पौड़ी में कैप्टन हडलस्टन ने शुरू किया। इनकी डेट भी याद रखना, 1844 में जेमिसन ने देहरादून में और 1843 में कैप्टन हडलस्टन पौड़ी ने इनको शुरू किया। चाय बागान लगाए इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन हडलस्टन वाला एग्जाम में आ रहा हुआ है। चीनी चाय विशेषज्ञ, हमारे यहाँ 2 चीनी चाय विशेषज्ञ आए थे। एसआई बांक जो है गढ़वाल में आया था। कब आया था? 1850 में। चीन से आया था ये। और चाय फैक्ट्री जो है पौड़ी में डी चोफिन ने लगाई। ये भी एक चीनी चाय विशेषज्ञ था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करें 1928 में नैनीताल जिले में यूरोपियन द्वारा 5 चाय बागान लगाए गए। भवाली में मिस्टर न्यूटन का और मिस्टर मूलियन का बागान था। भीमताल में मिस्टर जोन्स का, रामगढ़ में मिस्टर डोरियाज का और घोड़ाकाल में भीलर का। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से पढ़ें। बेरी नाग एक टी गार्डन था जिसे बिस्ट परिवार ने जिम कार्बेट से 1932 में खरीदा था। तो ये हमारे चाय का इतिहास था। अगर हम अब सेब की बात करें तो सेब का उत्पादन जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो हमारे मैदानी ज़िले हैं उनको छोड़कर शेष 11 जिलों में सेब का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में हिमाचली सेब नाम से बेचा जाता है, जबकि दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है। सेब का इतिहास है। चौवटिया राष्ट्रीय उद्यान में सेब स्थापना जो है चौवटिया राष्ट्रीय उद्यान की 1869 में हुई। अल्मोड़ा में स्थित है ये। सेब का उत्पादन जो है स्टोक द्वारा रेड डेलिशियस नामक प्रजाति को उगाया गया था। कहाँ पे उगाया गया था? चौवटिया राष्ट्रीय उद्यान में स्टोक द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टोक द्वारा चौवटिया राष्ट्रीय उद्यान में उगाया गया। 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन चौवटिया राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। अगर अब बात करें आलू की, आलू की सर्वप्रथम खेती 1823 में देहरादून में मेजर यंग द्वारा की गई। 1864 में नैनीताल में हैरी बर्जर द्वारा आलू को उगाया गया। नॉर्मन गिल जो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में हुई। इसको जो है नॉर्मन गिल को सौंपा। आलू की प्रजाति को कुमाऊं ले आए। लौंग कीपर एक प्रजाति थी आलू की जिसको नॉर्मन गिल कुमाऊं लेके आए थे। ये एक वनस्पति शास्त्री थे। 1922 में जब ये इंग्लैंड चले गए तो उसके बाद इन्होंने कार्य रामलाल साह को सौंपा। इटली से सफ़ेद व काले अंगूर भी जो है इन्होंने ही मंगवाए थे। नॉर्मन गिल ने इटली से सफ़ेद व काले अंगूर मंगवाए थे। कुमाऊं में आलू को बड़े स्तर पर प्रसारित करने का श्रेय जो है वो रैमजे को जाता है। अब बात करें जिरेनियम की तो ये अफ्रीकी मूल का एक शाक या पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम पेलेर्गोनियम और गैब्रियोलेंस है। अब बात करें योजनाएं और कार्यक्रम की तो कृषि नीति जो है 2011-12 में आई है। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन 14 मार्च 2001 को। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड 2000। किसान रत्न पुरस्कार 2010 में। पशुपालन डेयरी
भेड़ पालन एतिमहित भेड़ उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में, जिसे ISO 9001/2000 का दर्जा मिला हुआ है। मिल्क पाउडर प्लांट उधम सिंह नगर में इंपॉर्टेंट है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में, ये भी पूछा गया एग्जाम में। भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड 2004-05 में। इसको फैक्ट देख लेना है, 2002 भी हो सकता है या 2000 भी हो सकता है, इसको देख लेना एक बार। तो भेड़ ऊन विकास बोर्ड 2004-05 में स्थापित। अगर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में जो सिंचित क्षेत्र है वो 47.50% क्षेत्र है। सिंचित करने के साधन जो है वो नलकूप और नहरें हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जिला उधम सिंह नगर है, क्योंकि ये मैदानी जिला है। वहाँ पे सिंचाई के जो है साधन अच्छे हैं। कम सिंचाई जिला वो जो है चमोली है। चाल खाल योजना ये इम्पोर्टेंट है, जल स्तर सुधार से संबंधित है। और ग्राम्य योजना ये भी सिंचाई से संबंधित है। राज्य के 7 जनपदों में विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। विश्व बैंक के अनुदान के बाद शुरू की गई थी। उत्तराखंड में प्रमुख नहरों की बात करें तो ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण कार्य 1842 से 1854 में हुआ, जिस टाइम जो है लॉर्ड डलहौजी भारतीय गवर्नर था। विस्तार जो है हरिद्वार से कानपुर तक के इस नहर को निकाला गया है। उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था इसका, और इसकी परिकल्पना थॉमसन ने की थी। दूसरी नहर है पूर्वी गंगा नहर, ये भी हरिद्वार से निकलती है भीमगोड्डा के शीर्ष बाईं ओर से। इसकी लंबाई 48.5 किलोमीटर लंबी है। इससे 5 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, जो चंदोक, नगीना, नजियाबाद, नेहटोर और अलवालपुर को गई हैं। ये 5 नहरें पूर्वी गंगा नहर से निकाली गई हैं। शारदा नहर प्रणाली जो है चंपावत के बनवासा से निकाली गई है 1928 में, काली नदी से शारदा नहर प्रणाली निकाली गई है। जमरानी बांध जो है गोला नदी पर नैनीताल में है, और नानक सागर बांध नंदौर नदी पर नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर ये दोनों बांध हैं, जमरानी बांध और नानक सागर बांध। कैप्टन जोन्स ने जो है कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली का विकास किया था। कैप्टन जोन्स ने। मैकडोनल ने काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली का विकास किया। बैकेट ने घराटों पर कर लगाया। अंग्रेजों ने भांग की फैक्ट्री सर्वप्रथम काशीपुर में लगाई थी। कुमाऊं जल नियम 1917, कुमाऊं जल नियम जो है 1917 में, और कुमाऊं जल नियम में संशोधन जो है 1917 वाले में 1930 में इसमें संशोधन हुआ। तो ये हमारी उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन और सिंचाई का कंप्लीट वीडियो थी। इसके अलावा सारे फैक्ट इसमें कवर किए हुए हैं, कुछ भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। इसमें जो अन्य उत्तराखंड परीक्षावाणी के अन्य चैप्टर हैं वो सारे हम यूट्यूब चैनल पर कवर कराएंगे। आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।